दुबई इंटरनेशनल एयर शो पूरी दुनिया की नज़रें भारत के अपने फाइटर जेट तेजस पर टिकी थीं। लेकिन देखते ही देखते वो गर्व का पल एक बहुत बड़े मातम में बदल गया। एक विमान क्रैश हुआ और हमने खो दिया भारतीय वायुसेना के एक जांबाज पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल को। पर यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये कहानी है हमारी सुरक्षा की, हमारी आत्मनिर्भरता की और उन चुनौतियों की जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दुबई में तेजस जेट के साथ हुआ क्या था और एक फाइटर जेट का गिरना भारत की सुरक्षा को लेकर इतने बड़े सवाल क्यों खड़े करता है। यकीन मानिए, इस एक दुर्घटना के पीछे हमारे देश की रक्षा तैयारियों की पूरी सच्चाई छिपी है। चलिए आज मिलकर इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दुबई में हुए उस हादसे की, फिर जानेंगे कि क्रैश की जांच में क्या-क्या थ्योरीज सामने आ रही हैं। इसके बाद हम तेजस के विवादों से भरे इतिहास को देखेंगे और ये समझेंगे कि ये हादसा हमारी एयरफोर्स के लिए एक बड़े संकट का इशारा कैसे है। और आखिर में हम आत्मनिर्भर भारत के सपने और उसकी हकीकत पर भी बात करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन पर। 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो। माहौल में जबरदस्त जोश था। भारत का अपना लड़ाकू विमान LCA तेजस आसमान में करतब दिखा रहा था और कॉकपिट में थे एक बहुत ही अनुभवी पायलट विंग कमांडर नमान सियाल। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, जब तक कि वो गौरव का पल एक कभी ना भूलने वाली त्रासदी में नहीं बदल गया। तो आखिर उन अंतिम पलों में हुआ क्या था? दोपहर के 2:08 पर तेजस एक बहुत मुश्किल हवाई करतब कर रहा था। सबसे पहले उसने एक नेगेटिव जी डाइव लगाई। इसके ठीक बाद जमीन के बेहद करीब एक बैरल रोल किया, जिसमें जेट अपनी धुरी पर पूरा 360 डिग्री घूमता है। लेकिन इसी रोल के दौरान जेट ने बहुत तेजी से अपनी ऊंचाई खो दी। पायलट ने विमान को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान सीधा होने से पहले ही जमीन से जा टकराया और एक आग के गोले में बदल गया। हादसे के कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। क्या ये पायलट की गलती थी या फिर विमान के सिस्टम में ही कोई बहुत बड़ी खराबी आ गई थी। एक थियरी है नेगेटिव जी इफेक्ट की। अब ये नेगेटिव जी होता क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। ये वेटलेसनेस यानी भारहीनता की एक स्थिति है। जैसे जब हम किसी बड़े झूले पर ऊपर से नीचे आते हैं तो पेट में जो एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, बस कुछ वैसा ही। अब सोचिए, आप उसी झूले पर उल्टे हैं और जमीन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में खून बहुत तेजी से दिमाग और आंखों की तरफ दौड़ता है, जिससे पायलट को कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला दिख सकता है या वो दिशाहीन महसूस कर सकता है। इसे डिसओरिएंटेशन कहते हैं। हाँ, विंग कमांडर सियाल जैसे अनुभवी पायलट इसके लिए पूरी तरह ट्रेंड होते हैं, लेकिन ऐसे कर्तव्यों में गलती की गुंजाइश जरा सी भी नहीं होती। तो जांच करने वालों के सामने मोटे तौर पर 3 थियरीज हैं। पहली, इंजन में कोई बड़ी खराबी आ गई हो, जिसकी वजह से जेट को ऊपर उठने के लिए जरूरी पावर ही ना मिली हो। दूसरी थियरी वही है, पायलट का दिशाहीन हो जाना, जिसकी हमने अभी बात की। और तीसरी एक थियरी सोशल मीडिया पर बहुत फैली, फ्यूल लीक की। हालांकि सरकार ने क्रैश से पहले ही इस दावे को गलत बताया था। खैर, इन सभी अटकलों के बीच भारतीय वायुसेना ने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी है और विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भी इस घटना पर गहरा अफसोस जताया है। लेकिन ये जांच सिर्फ इस एक हादसे तक सीमित नहीं रह सकती। ये समझने के लिए कि क्या ये सिर्फ एक दुखद घटना थी या फिर ये दशकों से चली आ रही समस्याओं का नतीजा है, हमें तेजस के विवादों से भरे इतिहास में झांकना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो देरी और विदेशी निर्भरता से भरी पड़ी है। तेजस की कहानी शुरू होती है 1984 में, जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA प्रोग्राम को मंजूरी मिली। लेकिन सोचिए, इसके पहले प्रोटोटाइप को अपनी पहली उड़ान भरने में ही 17 साल लग गए और फिर वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने में 15 साल और। मतलब दशकों की ये देरी इस प्रोग्राम की मुश्किलों को साफ साफ बयां करती है। और बात सिर्फ रिसर्च में देरी की नहीं है, बनाने की रफ्तार का भी यही हाल है। विमान बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL समय पर डिलीवरी देने में लगातार फेल होती रही है। मामला इतना गंभीर हो गया कि खुद एयर चीफ मार्शल को सबके सामने आकर यह कहना पड़ा, इस समय मुझे HAL की डिलीवरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब वायुसेना के प्रमुख ऐसा कहें तो आप समझ सकते हैं कि संकट कितना बड़ा है। तेजस को अक्सर आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर बॉय कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
देखिए, इसका डिज़ाइन तो पूरी तरह से भारतीय है, जिसे एडीए ने बनाया है। लेकिन इस विमान का दिल, यानी इसका इंजन, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। इतना ही नहीं, रडार के कई ज़रूरी हिस्से भी हम बाहर से ही मंगाते हैं। तो सवाल तो उठेगा ही, क्या ये विमान सच में आत्मनिर्भर है? तेजस प्रोग्राम की ये जो समस्याएं हैं ना, ये हमें भारतीय वायुसेना के एक बहुत बड़े और बहुत ही गंभीर संकट की ओर ले जाती हैं। एक तरफ हमारे पड़ोस में खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लड़ाकू विमानों का बेड़ा सिकुड़ता जा रहा है। ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये नंबर देखिए, 29। बस आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के पास लड़ने के लिए सिर्फ 29 एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रंट्स हैं। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना चौंकाने वाला ना लगे, लेकिन जब हम इसकी तुलना हमारी जरूरत से करते हैं तब असली संकट सामने आता है। इस चार्ट से पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, चीन और पाकिस्तान यानी दो मोर्चों पर खतरे को देखते हुए वायुसेना के लिए 42 स्क्वाड्रन स्वीकृत हैं। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 से 24 विमान होते हैं और हमें कम से कम किसी भी हालत में 40 स्क्वाड्रन तो चाहिए ही चाहिए। और हमारे पास हैं कितने? सिर्फ 29। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, यही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चिंता की बात तो ये है कि ये संकट भविष्य में और भी गहराने वाला है। अगले 10 सालों में हमारे मिग-29, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे कई पुराने विमान रिटायर हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर हमने बहुत तेजी से नए विमान शामिल नहीं किए तो हमारी स्क्वाड्रन की संख्या 29 से भी और नीचे चली जाएगी। अब इस घटती ताकत को जरा हमारे पड़ोसियों के आईने में देखिए। चीन बहुत तेजी से अपनी वायुसेना को मॉडर्न बना रहा है। वो 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बना रहा है और उसने भारत के खिलाफ 200 से 250 आधुनिक जेट तैनात कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की मदद से लगातार अपनी फ्लीट को अपग्रेड कर रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि चीन पाकिस्तान को 40 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स देने वाला है। सोचिए, एक तरफ हमारी घटती स्क्वाड्रन और दूसरी तरफ बढ़ता खतरा। यह समीकरण भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इन सब चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता क्या है? क्या भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अपना भविष्य खुद बना सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकता है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को ठीक करना होगा, खासकर जब बात फाइटर जेट के इंजन की हो। ये कहानी है कावेरी इंजन की। 1980 के दशक के आखिर में भारत ने अपना खुद का जेट इंजन बनाने का फैसला किया। लेकिन 1989 से 2015 तक, यानी 26 साल और 2100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कावेरी इंजन तेजस को उड़ाने लायक ताकत नहीं दे पाया और इसी एक नाकामी ने हमें अमेरिकी इंजनों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब जरा 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की रेस को देखिए। चीन ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर 2011 में ही टेस्ट कर लिया था और हमें, भारत को, अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA को टेस्ट करने में अभी कम से कम 8 साल और लगेंगे, और वो भी तब जब कोई और देरी ना हो। साफ है कि हम इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं। और विडंबना देखिए, हमारा अगली पीढ़ी का फाइटर AMCA, उसका पहला वेरिएंट भी फिर से अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक इंजन पर ही निर्भर रहेगा। यानी हम विदेशी निर्भरता के इस चक्र को अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। हाँ, बाद के वेरिएंट्स में स्वदेशी इंजन लगाने की योजना जरूर है, लेकिन उसमें अभी काफी वक्त है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले अपने स्वदेशी इंजन बनाने के प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करना होगा। दूसरा, HAL जैसी सरकारी कंपनियों को देरी के लिए जवाबदेह बनाना होगा। तीसरा, इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए जिसकी मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से हो। और सबसे जरूरी बात, हमें अपने पायलटों की सुरक्षा को हर चीज से ऊपर रखना होगा। आखिर में, अगर हमें विंग कमांडर नमांश सियाल को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने लड़ाकू विमानों को बेहतर बनाएं, उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाएं और उन्हें सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाएं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दुखद दुर्घटना भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के लिए वो वेकअप कॉल है जिसकी उसे बहुत सख्त जरूरत थी? क्या हम इस त्रासदी से सीखकर अपनी कमियों को दूर करेंगे और एक मजबूत भविष्य की नींव रखेंगे? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।